नमस्कार, मेरा गांव मेरा देश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में सूक्ष्म सिंचाई की 7500 प्रदर्शन परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। पंचकुला में आयोजित इस कार्यक्रम का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीधा प्रसारण किया गया। इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से उपायुक्त अजय सिंह तोमर और संबंधित अधिकारी भी जुड़े। वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद उपायुक्त ने सूक्ष्म सिंचाई जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि पानी का उचित प्रबंधन समय की जरूरत है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो इसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। है जो समय समय पे हिस्टोरिकल हमारे पास में है, इंसिडेंट्स की कई बार टूट जाती है जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा एरिया जो है फ्लडेड हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ एक नहरें हैं या फ्लडी चैनल है जो कि टूटने से हो जाते हैं। उन्हीं सब प्रबंधन को देखते हुए इरिगेशन डिपार्टमेंट और दूसरे ऑफिशियल्स के साथ में मैंने पूरे घर के तट का बीट दिए है, जिसमें हमने देखा काफ़ी हद तक व्यवस्था ठीक है। जो सफाई है हर जगह पे वो भी हो गई किया जा रहा है तथा जैन इरिगेशन कंपनी से फुहारा सिस्टम लगाएं और अधिक लाभ पाएं, खुशहाल हो जाए। से 30 से 70% पानी। वहीं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने ई व्हीकल पॉलिसी पर बोलते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पॉलिसी को कैबिनेट ने पास कर दिया है। जितने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चाहे 4 व्हीलर या 2 व्हीलर या फिर 3 व्हीलर्स हों, इनके लिए प्रदेश सरकार ने सब्सिडी भी रखी है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में खास तौर पर ई व्हीकल पॉलिसी को बढ़ावा दिया जाएगा। ई व्हीकल पॉलिसी के माध्यम से पूरे प्रदेश को प्रदूषण मुक्त करने का हम कार्य करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। इसके साथ ही अग्निवीरों पर बोलते हुए भी मूलचंद शर्मा नजर आए और कहा कि अग्निवीरों की 1 लाख से ज्यादा हुई रजिस्ट्रेशन पर उन्होंने कहा कि देश का युवा जो नौकरी करना चाहता है और देश और प्रदेश की नीति से संतुष्ट है वह रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अग्निवीरों को इस योजना का भरसक लाभ भी मिलेगा। अभी इलेक्ट्रिकल पॉलिसी जो अभी कैबिनेट ने पास की है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल के 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर और जितनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसके लिए प्रदेश सरकार ने सब्सिडी रखी है और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्रदेश में गुड़गांव और फरीदाबाद में इसको बढ़ावा देंगे और पूरे प्रदेश को पॉल्यूशन फ्री करने का हम कार्य करेंगे। मैं आपके चयनित अग्निवीरों के जो रजिस्ट्रेशन जो पहले 6000 हुए, फिर 20000 हुए, 1 लाख हुए, जो प्रदेश के जो देश का जो युवा है जो नौकरी करना चाहता है, जो प्रदेश और देश की जो नीति से पूरी तरह समर्पित है, वो लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वो जाना चाहते हैं और देश के प्रति काम करना चाहते हैं और लोगों के आने वाले समय में नौजवान साथी जो इस पॉलिसी उनको लाभ मिलेगा। वहीं राजस्थान के उदयपुर में हुई घटना को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का भी बयान सामने आया है। अनिल विज ने कहा है कि उदयपुर में हुई घटना राजस्थान की कांग्रेस सरकार की विफलता है। जब अपराधियों ने वीडियो जारी करके ये घोषणा कर दी थी, फिर इसे रोकना सरकार की जिम्मेदारी थी, जिसमें सरकार नाकाम रही। अनिल विज ने कहा कि इस प्रकार की मानसिकता पर तभी रोक लग सकती है जब इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं एनएचएम की हड़ताल पर अनिल विज ने कहा कि मैंने आज विभाग की बैठक बुलाई है, उसमें जरूरी निर्णय लिए जाएंगे। वहीं निकाय चुनाव पर बोलते हुए अनिल विज ने कहा कि जनता ने निकाय चुनाव में बीजेपी की नीतियों पर मुहर लगाकर यह पैगाम दिया है कि सरकार ठीक काम कर रही है। सरकार की ये राजस्थान की कांग्रेस सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। जब अपराधियों ने पहले घोषणा कर दी, 17 तारीख को वीडियो जारी कर दी, फिर सरकार का दायित्व हो जाता था कि इस घटनाक्रम को होने से रोकती और सरकार पूरी तरह से नाकामयाब रही है इस घटना को रोकने में। तो कांग्रेस को रोका किसने था? हमने तो नहीं रोका। और कांग्रेस जो छिपा के चुनाव लड़ी, क्या वो लोगों को नजर नहीं आया? सबको नजर आया, सब लगे हुए थे, लेकिन छुपके कर रहे थे। इनमें दम नहीं था
कि अपना चुनाव चिन्ह लेकर लोगों के सामने खुले में जा सकते। अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए इन्होंने इस प्रकार का ये खेल खेला। कोई रोक रहा था इनको? लड़ते ही है, किसने रोका इनको? तो कोरोना के मामले देखिए, लोगों को एहतियात तो इसकी बरतनी ही चाहिए और इसके लिए जो खुद पे अनुशासन लागू करना चाहिए, क्योंकि ये अभी गया नहीं है, अभी है ये बीच में। और इसके लिए जहां तक विभाग की बात है तो विभाग पूरी तरह से तैयार है। विभाग के पास पूरा हमारी सक्षम है कि इस किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। वहीं प्रदेश में बिजली की स्थिति को लेकर प्रदेश के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का भी बयान सामने आया है। बिजली उपभोक्ताओं को फ्रॉड का कॉल्स आने को लेकर के भी मंत्री जी ने कहा है कि हमारे विभाग से अभी तक ऐसा कोई मैसेज नहीं आया है। यदि कोई इस तरह का मामला सामने आता है तो तुरंत प्रभाव से सख्त एक्शन लिया जाएगा। वहीं प्रदेश में बिजली की मौजूदा स्थिति पर रणजीत चौटाला ने कहा कि हमारे पास बिजली की कोई कमी नहीं है। आजकल बिजली बहुत सस्ती है। हमारे यहाँ 3 दिन बिजली की कमी रही थी, उसके बाद से सब कुछ ठीक रहा है। वहीं अडानी के साथ हुए संशोधित समझौते पर विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोप पर रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि ₹2.94 से सस्ती कोई और हमें बिजली दे दे तो हम उसके साथ समझौता कर लेंगे। हुड्डा के समय में ही यह समझौता हुआ था। अब उन्हें अपने ही किए समझौतों पर सवाल खड़े करने हैं तो करें। निकाय चुनाव पर रणजीत चौटाला ने कहा कि निकाय चुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, कांग्रेस कहीं भी नजर नहीं आई। वहीं रणजीत चौटाला ने जेलों को लेकर कहा कि हमारा जेल मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। हमारी जेलों में बड़े बड़े नामचीन लोग हैं, लेकिन हम पूरी सतर्कता बरते हुए हैं। इक्का दुक्का मोबाइल की शिकायतें भी जेलों से जरूर बाहर आती हैं, लेकिन उन्हें सुलझा लिया जाता है। जो 150 जो है वो हमने उनसे 1200 मेगावाट लिए है। मतलब आप ये समझिए कि 83% हमने जो लोकल डोमेस्टिक कोल से बन रही है वो 17% है जो इम्पोर्टेड कोल से है, वो बाहर से वो हमने बना कर दिया। 1424 में से हम 1200 ले रहे हैं, जो ₹2.94 हम पुराने रेट पे ही, और 224 जो महंगी पड़ती है उससे हमें अपनी थर्मल की सस्ती पड़ती है, ₹3.40 पड़ती है, तो हम उसे क्यों लेंगे? हमने वो मना कर दिया। 1200 मेगावाट ले रहे हैं। एक पीक सीजन रहता है बिजली की खपत को लेकर। सोमवार का दिन भी कुछ ऐसा ही था, 21 करोड़ के करीब जो यूनिट की मांग रही। क्या कुछ हमारे पास इस समय बिजली की जो उपलब्धता है और कितनी हम जो है मुहैया करा पा रहे हैं? हम पे पावर की कोई कमी नहीं है। इस वक्त हमारे पास 9000 मेगावाट है। वहीं सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बुजुर्ग महिला का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें बुजुर्ग महिला हरिद्वार की हर की पौड़ी से 40 फुट गहरे पानी में छलांग लगाते हुए दिख रही हैं और तैरते हुए सकुशल किनारे तक भी पहुंचती हैं। यह बुजुर्ग महिला सोनीपत के बंदेपुर की रहने वाली 75 साल की ओमवती हैं। हैरानी की बात तो यह है कि एक सड़क दुर्घटना में ओमवती के दोनों घुटने खराब हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने दोनों घुटने को बदलवा दिया था। बावजूद इसके ओमवती अपनी हिम्मत और हौसले के बलबूते पर काफी एक्टिव रहती हैं। सुबह उठूं, नहाऊं, दौड़ूं, घूमकाऊं, अपना कन्हैया नुआऊं, जोत बत्ती करूं, फिर अपनी हुक्की का शौक से हुक्की पीऊं। मेरी 2-4 सहेली आ जा, यहाँ बैठ कर ना बात करूं। मेरे दिन में कोई काम नहीं, मेरा परिवार बहुत अच्छा है। बूढ़े जिसा देवता नहीं, मेरी बहुआ जिसी बहू नहीं, वह बात है। आका पत्नी सब न काम लगा है, पर मेरा परिवार ठीक है। मम्मी है और इनका बचपन से ही शौक है भाई अपना खेल कूद में स्पोर्ट्स की तरह, जैसे भाई कुएं की तराई, जोड़ की तराई, भाई कोई नदी है उसकी तराई, हर तराई कर आराम से करती है। शुरुआत से करती आ रही है? शुरुआत से। जिस प्रकार पुल से छलांग लगाई और काफी तेज बहाव था, वहाँ काफी खतरा भी था। हाँ खतरा था, लेकिन भाई इसका जो मन था
बड़ी उम्र थी, कहने लगी मैं एक बारी कूदूंगी, मका कूद, कोई बात नहीं हम है, लेकिन ये अपने आप हमसे ज्यादा है। 75 साल की उम्र है और इसका पहले एक्सीडेंट भी हो चुका है और गड्ढों में बस कटोरी गल गया और इसको बचपन से ही ये तालाब में जोड़ों में कूदने का शौक था। और ये हरिद्वार गई थी, हरिद्वार में वहाँ किसी को नहाते देखा, बोली मैं भी वहाँ नहाऊंगी। आराम से। वहीं पॉक्सो एक्ट मामले में सेंट्रल जेल में बंद एक बंदी ने मंगलवार को फांसी का फंदा लगा करके जान दे दी। बंदी जगाधरी के नालागढ़ गांव का गुरमीत सिंह को सोमवार को ही पुलिस जेल में लाई थी और मंगलवार शाम करीब 6 बजे उसने जेल में एक पेड़ पर परने के सहारे फंदा लगा लिया और जब तक जेल प्रशासन उसे अस्पताल लेकर पहुंचा तब तक उसने दम तोड़ दिया था। अंबाला सेंट्रल जेल में शाम करीब 6 बजे बंदियों की गिनती होती है। उस दौरान पुलिसकर्मी भी चप्पे चप्पे पर तैनात होते हैं। ऐसे में जेल में खुले में बंदी ने पेड़ पर फंदा लगा लिया और किसी को पता तक नहीं चल सका। बता दें कि सेंट्रल जेल में इससे पहले भी कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं। एक हवालाती ने जो पॉक्सो एक्ट के अंदर जेल में बंद था, उसने किसी कपड़े का फंदा लगा के सुसाइड कर लिया। डेड बॉडी मोर्चरी अस्पताल दिया गया था और अब इसकी जुडिशियल इंक्वायरी की जाएगी और उसके बाद फिर खबर अंबाला से, जहां एक शख्स को करंट लगने के बाद परिजनों ने नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिसके बाद घर के सदस्यों ने नागरिक अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान परिजनों ने अस्पताल पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस अस्पताल में आने से व्यक्ति बचता नहीं बल्कि उसकी मृत्यु हो जाती है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के परिजनों को समझा बुझाकर घर वापस भेजा और शिकायत के आधार पर अस्पताल के खिलाफ केस दर्ज किया। मुकेश नाम का एक व्यक्ति था जो घर पर कुछ अपना बिजली का काम कर रहा था, जिसको करंट लगने से सिविल हॉस्पिटल में लाया गया और जहां डॉक्टरों ने चेक किया तो उस टाइम तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी और डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। लेकिन घर वालों को थोड़ा सा डाउट था कि भी वो जीवित था, लेकिन उसके बारे में तो अच्छे से जो भी एक्सपर्ट होता है, जैसे हमारे डॉक्टर्स होते हैं, वही बता। वहीं उदयपुर में कन्हैया ट्रेलर की हत्या के मामले को लेकर के कैथल के पेहोवा चौक पर भी लोगों ने नाराजगी जताई है। इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और गौ सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। इसी के साथ इन लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ भी पुतला फूंका है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने केंद्र सरकार और राष्ट्रपति से मांग की है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। इसी के साथ इन संगठनों ने ऐलान किया है कि 30 जून को कैथल आतंकवाद के विरोध में 10 बजे तक बंद रहेगा। ये प्रदर्शन है कल जो उदयपुर में एक हिंदू कन्हैया लाल के खिलाफ उसका वीडियो बना के और उसका कत्ल किया गया। ये हिंदुओं के खिलाफ खुलेआम चुनौती है। 20% अल्पसंख्यक होते हुए मुसलमान भी 80% हिंदुओं को चैलेंज कर रहे हैं कि हम तुम लोगों के ऊपर खुल के अत्याचार करेंगे। और देखिए, बात सबसे बड़ी बात यह है कि जहांगीरपुरी में जहां बजरंग दल का, जहां हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया गया, खुलेआम वहां मस्जिद के ऊपर से पत्थर फेंके गए। जो ये राजस्थान के अंदर घटना हुई है, ये एक तालिबानी घटना है और जो एक निहत्थे कन्हैया के ऊपर गला काट करके पहले वीडियो बनाया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। ये एक तुष्टीकरण की नीति जो राजस्थान की सरकार चला रही है, वो हिंदुओं के ऊपर एक चुन चुन करके हमले कर रही है। और ये विरोध जो प्रदर्शन है उसके खिलाफ प्रदर्शन है। जो हिंदुओं के साथ इतनी बुरी तरीके से बर्बरता से ये घटनाएं हो रही हैं, हम उसका पुरजोर तरीके से विरोध। वहीं यमुनानगर में एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कामयाबी हासिल की है। बताया जा रहा है कि एंटी नारकोटिक सेल टीम ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इन तस्करों के पास से 150 ग्राम हेरोइन भी जब्त की है। साल 2022 में यमुनानगर में हेरोइन पकड़े जाने का यह पहला मामला है। कार्रवाई कर रहे टीम इंचार्ज ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि हुडा सेक्टर 17 से 2 युवक नशा लेकर मुस्तफाबाद की तरफ जाएंगे। इसी आधार पर टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है और 2 नशे के सौदागरों को गिरफ्त में लिया है।
देखिए कल ये दो हमें काफ़ी लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि ये जगाधरी के पोस्ट इलाके में कुछ लोग हैं जो नशा बेच रहे हैं, नशे का कारोबार कर रहे हैं। तो कल हमने टीम का गठन करके और इनको पकड़ा है, 2 लड़कों को। इनसे 150 ग्राम मात्रा में हमें हीरोइन बरामद हुई। वहीं कुरुक्षेत्र में आगामी 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर लघु सचिवालय के सभागार में उपायुक्त मुकुल कुमार ने कई अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सूर्य ग्रहण मेले की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि इस मेले में करीब 10 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। जो लोग मेले में आएंगे उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जीएम रोडवेज को कहा कि मेले से संबंधित अस्थायी बस स्टैंड बनाया जाए ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो। इसके अलावा बिजली विभाग के अधिकारी को भी निर्देश दिए गए। वहीं पुलिस विभाग के अधिकारी को सुरक्षा को लेकर अपने कर्मचारियों की ड्यूटी लगाए और सेक्टर वाइज प्रत्येक नाके पर एक इंचार्ज होना चाहिए, ऐसा निर्देशित किया गया है। उसकी तैयारियों को रिव्यू करने के लिए यहाँ पर फील्ड ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाई गई है। जो विभाग है जिनकी ड्यूटी में होंगी उनको असाइन की गई है और आने वाले समय में ये मीटिंग्स रेगुलरली होती रहेंगी, फीडबैक दिया जाएगा तो आपको कोई। वहीं हरियाणा रोडवेज में टिकटों के फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सरकार ने बसों में ई टिकट देने की सुविधा शुरू करने की योजना बनाई है, जिसका बल्लभगढ़ बस अड्डे से एनआईटी में केएल मेहता महिला कॉलेज के रूट पर चलने वाली बस में ट्रायल किया गया। डिपो निरीक्षण डीआई धर्मवीर सिंह ने बताया कि दोपहर को 1 बजे बल्लभगढ़ से केएल मेहता कॉलेज के लिए रोडवेज की बस जाती है। बस में मैनुअल टिकट की बजाय ई टिकट का प्रयोग किया गया। इस रूट पर छात्राएं निःशुल्क सफर करती हैं, क्योंकि कॉलेज छात्राओं का हरियाणा रोडवेज की तरफ से निःशुल्क सफर करने की सुविधा दी गई है। इसके लिए पास बनाए जाते हैं और ई टिकट के माध्यम से इस रूट पर छात्राओं को निःशुल्क ई टिकट दी गई। वहीं महाप्रबंधक लेखराज का कहना है कि कॉलेज के रूट पर ई टिकटिंग मशीन का ट्रायल किया गया है। उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद ई टिकट की सेवा को शुरू कर दिया गया है। इससे फर्जीवाड़े पर अंकुश लगेगा। साबित हो गया हाँ यहाँ पे तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रही है फिलहाल तो, लेकिन बहुत ही जल्दी इसको अब स्टार्ट कर दिया जाएगा बसों में भी, कि सॉफ्टवेयर जो अच्छी तरह से अपडेट हो चुका है पूरी तरह से, बस थोड़ा सा काम बाकी है, वो उसको होते ही इसको मशीनों में दे दिया जाएगा। फिर लगभग शुरू हो जाएगा जुलाई के फर्स्ट वीक तक, इसको जहाँ तक उम्मीद है पूरी कर देंगे स्टार्ट। वहीं रेवाड़ी में महिलाओं की शिकायत सुनने महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया पहुंची और इस दौरान उन्होंने जैसे ही रेनू भाटिया वन स्टॉप सेंटर पर पहुंची तो उन्होंने छोटी सी जगह में चल रहे वन स्टॉप सेंटर को देखकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि वन स्टॉप सेंटर सुविधाजनक स्थान पर होना चाहिए ताकि हर कोई वहां आसानी से पहुंच सके और सेंटर में हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हों। साथ ही उन्होंने कहा कि इसे नए भवन में शिफ्ट कराने के लिए वो डीसी से बात करेंगे। वहीं पत्रकारों से बातचीत में रेनू भाटिया ने कहा कि 2017 की पॉलिसी के तहत देश भर में 700 से ज्यादा वन स्टॉप सेंटर चल रहे हैं और इन सेंटरों में महिलाओं की हर तरह की शिकायतों और समस्याओं का समाधान कराया जाता है। वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण था। गेट समेट ले लूंगा, धीरे धीरे बैक करूंगा। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गुरुग्राम में 106 मोबाइलों को उनके मोबाइल मालिकों को वापस लौटा दिया है। बताया जा रहा है कि सभी मोबाइल या तो चोरी किए गए थे या फिर छीना झपटी के दौरान गुम हो गए थे या लूट लिए गए थे और इसी कुछ ऐसे मोबाइल भी थे जो मालिक की गलती की वजह से या तो खो गए या तो कहीं गिर गए। वहीं अब गुरुग्राम पुलिस की इस कार्रवाई से लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने 106 मोबाइल मालिकों को उनके मोबाइल फोन लौटा दिए हैं। ये गुड़गांव के विभिन्न स्थानों से पब्लिक के जो मोबाइल गुम हुए थे, जिनकी इंफॉर्मेशन उन्होंने पुलिस को दी थी और डेटा एंट्री कराई थी, हमने 106 फोन उन लोगों के रिकवर करके और आज उनको हैंडओवर किए हैं। ये 106 फोन जो पब्लिक के हमने ढूंढ के दिए हैं, इनकी कुल कीमत 13,50,000 समथिंग है
जो एक बेहद खुशी का विषय है और हमें इससे बहुत बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हमने पब्लिक की खोई हुई इतनी प्रॉपर्टी को रिकवर करके और उनके हाथों में दोबारा सौंपे। वहीं राजस्थान के उदयपुर में हुई कन्हैया नाम के टेलर की हत्या को लेकर के फतेहाबाद के लोगों में भी नाराजगी देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने इस्लामिक आतंकवाद का पुतला फूंककर नाराजगी जताई है और उदयपुर में हुई घटना के विरोध में लोगों ने जवाहर चौक से लाल बत्ती चौक तक प्रदर्शन किया है। तो वीएचपी ने भी प्रदर्शन किया है। इस्लामिक आतंकवाद का इस दौरान पुतला फूंका गया है। तो उदयपुर में कन्हैया नाम के टेलर की जिस तरह से हत्या की गई है उसके खिलाफ पूरे देश भर में रोष देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में फतेहाबाद में भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया है और घटना की निंदा करते हुए इस्लामिक आतंकवाद का पुतला भी फूंका है। वहीं उदयपुर में हुई घटना का ट्विटर पर भी तमाम नेताओं और लोगों ने निंदा की है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिरकार कैसे लोग ट्विटर पर इस पूरे मामले की निंदा कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने क्या लिखा है सुनिए। उदयपुर में जो उन्मादी हत्या हुई है उसकी जितनी निंदा हो वो कम है। आज समाज के हर एक व्यक्ति को आगे आना होगा और देश के भाईचारे को नफरत की भेंट चढ़ने से बचाना होगा। ऐसे आपराधिक तत्वों को समय रहते सख्त से सख्त सजा दी जाए। और वहीं अनिल विज ने गृह मंत्री हरियाणा क्या लिखते हैं वो भी आपको बता रहे। 17 जून को सर काटने की धमकी देने के बाद आज राजस्थान के उदयपुर में सरे बाजार में युवक का गला काटकर हत्या कर दी गई। अशोक गहलोत लिख रहे हैं घटना बहुत बड़ी है, जघन्य है। मैंने कल भी कहा था कि जितनी निंदा करें उतनी कम है और आज हमने इसलिए एसआईटी गठित की है। एसआईटी ने अपना काम शुरू कर दिया है और कल रात से ही जयपुर पहुंचते ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मीटिंग कर रहे हैं। तो मायावती हैं अध्यक्ष बसपा क्या लिखती हैं। राजस्थान के उदयपुर में एक दर्जी की आज की गई नृशंस हत्या अति दुखद, जिसकी जितनी भी तीव्र निंदा व भर्त्सना की जाए वह कम है। सभी से संयम बरतने व शांति व्यवस्था बनाए रखने की उन्होंने अपील भी की है। राहुल गांधी क्या लिखते हैं। उदयपुर में हुई जघन्य हत्या से मैं बेहद स्तब्ध हूं। धर्म के नाम पर बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इस हैवानियत से आतंक फैलाने वालों को तुरंत सख्त सजा मिले और हम सभी के साथ मिलकर नफरत को हराना है। मेरी सभी से अपील है कि कृपया शांति बनाए रखें। तो फिलहाल मेरा गांव मेरा देश में इतना ही। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। हर खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।